न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो सेक्शंस आपके यहाँ पर कवर होंगे दैट विल बी सेक्शन 22 टू 27। इन सेक्शंस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द वेरी फर्स्ट सेक्शन इज बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज का जो सेक्शन होता है वो किसी भी टाइप ऑफ इनकम के लिए, हाँ जी नितिश, आई विल टेक द डाउट्स। किसी भी चैप्टर का हार्ट होता है जो चार्जिंग सेक्शन होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो चार्जिंग सेक्शन है दैट इज सेक्शन 22। 22 इज द चार्जिंग सेक्शन। और ये जो चार्जिंग सेक्शन होता है ये किसी भी इनकम के लिए हार्ट होता है, हार्ट का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन होता है। यहीं से आपको पता चलता है कि किस इनकम के ऊपर आपको टैक्स लगाना है, किस आधार पर आपको टैक्स लगाना है। सो व्हाट इज बेसिस ऑफ चार्ज? किस आधार पर टैक्स अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी लागू किया जाएगा, ये बताता है आपका सेक्शन 22। अब कोई भी हाउस प्रॉपर्टी होती है उसमें एक क्षमता होती है कमाने की या फिर इनकम जनरेट करने की, इनकम उत्पन्न करने की एक क्षमता होती है बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उसमें एक स्टार्टिंग से ही एक क्षमता होती है कि उस प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ इनकम जो है वो निकल के आती है। इसीलिए ये हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन यदि आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 के अंडर आप किसी भी इनकम को लेकर आना चाहते हैं तो कंडीशंस क्या हैं? कोई भी इनकम, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी only if following conditions are satisfied. Only if following conditions are satisfied. ये शर्तें पूरी होनी चाहिए जिस बारे में हम अभी बात करेंगे। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो ही वो इनकम, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। आपको ये 3 शर्तें चेक करनी होंगी यदि आप किसी इनकम को इस हेड के अंडर टैक्सेबल करना चाहते हैं तो। क्या 3 कंडीशंस हैं? द फर्स्ट कंडीशन इज द प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं, द प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड appurtenant thereto। ये क्या होता है मैम? जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं जहां से आपको इनकम आ रही है, आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है, वो प्रॉपर्टी कैसी होगी? उस प्रॉपर्टी में बिल्डिंग तो होनी ही चाहिए और बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ लैंड, जमीन, बिल्डिंग और बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई जो जमीन है वो सारा पार्ट आपका हाउस प्रॉपर्टी के अंडर आ जाएगा। यदि आपको इनकम सिर्फ लैंड से आ रही है, बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ जमीन से इनकम आ रही है, आपने जमीन को किराए पर दे रखा है और वहां से आपको कुछ रेंट आ रहा है, क्या वो यहाँ पर टैक्सेबल रहेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। लैंड बिल्डिंग के साथ अटैच्ड होना चाहिए।
यदि आपको इनकम सिर्फ और सिर्फ लैंड से आ रही है, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर टैक्सेबल नहीं होगा। वो इनकम आपकी अदर सोर्सेज में या फिर पीजीबीपी में चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगी। तो जिस प्रॉपर्टी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है? बिल्डिंग और बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ लैंड। फर्स्ट कंडीशन, ये शर्त पूरी होनी चाहिए। व्हाट इज एपर्टिनेंट? एपर्टिनेंट मतलब जुड़ा हुआ, जो जमीन जुड़ी हुई है बिल्डिंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग के साथ बैल्कनी है, बाहर लॉन है, रैम्प एरिया है, दैट इज कनेक्टेड टू द बिल्डिंग, वो जुड़ा हुआ है बिल्डिंग के साथ। सेकंड, दूसरी शर्त क्या है? द एसएससी, एसएससी कौन है? जिसकी इनकम की हम बात कर रहे हैं। द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, मालिक होना चाहिए वो, मालिक। मैं किराए पर रहती हूं, मैं खुद किराए पर रहती हूं और मैं उस जगह को छोड़कर कहीं और जा रही हूं और मैंने अपनी फ्रेंड को बोल दिया कि मेरी जगह पर तुम रह लो और किराया मुझे देती रहना। क्या मेरी फ्रेंड जो मुझे रेंट देगी, क्या वो यहाँ पर टैक्सेबल होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं उस मकान की मालकिन नहीं हूं। सो यदि जिस एसएससी की हम बात कर रहे हैं वो उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए, तभी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर टैक्सेबल होगी। एक एक पॉइंट को हम और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इंडिविजुअल पॉइंट्स की बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ 3 कंडीशंस बता रही हूँ मोटी मोटी, कि ये 3 शर्तें हैं जिसके आधार पर आप किसी भी इनकम को इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल करेंगे। एंड थर्ड इज, जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं, जहां से आपको इनकम आ रही है, should not be used by the SSC for his own business, his own business or profession। मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, घर खाली पड़ा था, मैंने वहां पर कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लिया, मैंने वहां पर कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लिया। क्या उस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसको मैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी लूंगी? नहीं जी। उस प्रॉपर्टी को जो एसएससी है वो अपने अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर सकता। यदि मैं उस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन के लिए यूज कर रही हूँ, तो उस इनकम को मैं इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। लेकिन अगर मैंने उस प्रॉपर्टी को किसी और को दे रखा है रेंट पर और वो दूसरा पर्सन वहां पर अपना कोचिंग सेंटर रन कर रहा है, क्या उस रेंटल इनकम को मैं यहाँ पर लूंगी? हाँ जी, लूंगी। मैं अपना बिजनेस नहीं कर सकती उस बिल्डिंग में। यदि मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आएगा। लेकिन यदि कोई और पर्सन वहां पर अपना बिजनेस रन कर रहा है और वहां से मुझे रेंटल इनकम आ रही है, तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए, अभी आज हम बेस तैयार करेंगे इस चैप्टर का। जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होता तब तक आपको आगे वाली चीजें समझ में नहीं आती हैं। सो हियर आई एम क्रिएटिंग द बेस फॉर दिस चैप्टर। इसको बहुत ही ध्यान से समझिए कि मैं क्या कह रही हूँ। सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिस ऑफ चार्ज। किस आधार पर किसी भी इनकम को आप इस हेड के अंडर, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल करते हैं, वो आधार तैयार कर रहे हैं। हम उस आधार के बारे में पढ़ रहे हैं और ये आधार क्या कहता है, ये बेसिस ऑफ चार्ज क्या कहता है। हाँ जी मोनिका, आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल बच्चे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी
मैं सिर्फ आपको एक टेबल ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि कोई भी इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंडर तब टैक्सेबल होगी जब ये 3 शर्तें पूरी होंगी। क्या शर्तें हैं? जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होनी चाहिए? बिल्डिंग प्लस लैंड। अगर सिर्फ लैंड है तो नहीं आएगा। बिल्डिंग के साथ लैंड अटैच्ड होना चाहिए। सेकंड, जो एसएससी है वो ओनर होना चाहिए, मालिक होना चाहिए प्रॉपर्टी का। एंड थर्ड, जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो एसएससी अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर रहा होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं। एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट कंडीशन। पहली शर्त क्या है? क्या है पहली शर्त? द प्रॉपर्टी must consist of building or land appurtenant thereto। जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं उसमें बिल्डिंग प्लस लैंड आना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ लैंड को आपने रेंट पर दिया है, दैट विल नॉट कम अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। वेकेंट लैंड, वेकेंट लैंड, आपके पास खाली जमीन पड़ी है, खाली जमीन, और आपने खाली जमीन को, वेकेंट लैंड को रेंट पर दे रखा है, किराए पर दे रखा है। ये रेंट आपकी क्या है? दिस रेंट इज योर इनकम, दिस रेंट इज योर इनकम। लेकिन क्या ये रेंट हम यहां पर टैक्स लगाएं इसके ऊपर? क्या ये रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है? देखो आपके 5 हेड्स हैं, वी हैव 5 हेड्स। इनकम अंडर द हेड सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेज। ये 5 हेड्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो इनकम कौन से हेड में जाएगी। सैलरीज वाला हेड हम पढ़ चुके हैं। अभी इस टाइम पे हम सेकंड हेड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या जो इनकम आपको हो रही है वो यहाँ पर टैक्स लगेगा उसके ऊपर, या किसी और हेड के अंडर टैक्स लगेगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है। तो एक खाली जमीन थी आपकी और आपने उसको किराए पर दे रखा है, वहां से जो किराया आ रहा है क्या वो यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर टैक्सेबल होगा? नो। नितिश सेज नो। नॉट नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। यहां पर टैक्सेबल नहीं होगा। यहां पर टैक्सेबल क्यों नहीं होगा? यहां पर टैक्सेबल इसलिए नहीं होगा, क्यों? वाई? क्योंकि बिल्डिंग साथ में नहीं है यहाँ पर। बिकॉज देर इज नो बिल्डिंग, बिकॉज देर इज नो बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पर लैंड के साथ में कोई इमारत नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग का होना अनिवार्य है। बिल्डिंग के साथ यदि लैंड आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन खाली जमीन है, बिल्डिंग नहीं है उसके ऊपर, तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आएगा। देयर इज नो बिल्डिंग। तो फिर ये रेंट कहाँ पर जाएगा? भाई इनकम तो है, इसके ऊपर टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो फिर इस रेंट के ऊपर कहां पर टैक्स पे करेंगे हम? नितिश सेज कैपिटल गेन्स। अच्छा जी, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं नितिश। इज दैट सो? कैपिटल गेन्स का चैप्टर पढ़ चुके हैं हम, पढ़ चुके हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर नितिश। रेंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस, या फिर अंडर द हेड पीजीबीपी।
अदर सोर्सेज या पीजीबीपी में जाकर टैक्सेबल हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पहली शर्त जो है वो पूरी नहीं हो रही। और पहली शर्त क्या थी? बिल्डिंग एंड लैंड अटैच्ड। अब बिल्डिंग में क्या क्या आएगा? कई लोगों को ऐसा लगता है कि हाउस प्रॉपर्टी है ना, तो सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया ही यहाँ पर आएगा। ऐसा नहीं है बेटा, सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया नहीं। बिल्डिंग में क्या क्या आएगा? बिल्डिंग में कोई रेजिडेंशियल हाउस, यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउस भी आता है, यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग्स भी आती हैं। कमर्शियल बिल्डिंग्स, कई लोगों को लगता है यहाँ पर सिर्फ घर आते हैं, घर नहीं बेटा, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी यहाँ पर आती हैं। कमर्शियल बिल्डिंग्स जैसे कि क्या? सच एज कोई ऑफिस की बिल्डिंग हो गई, या फिर किसी फैक्ट्री की बिल्डिंग है, या फिर कोई सिनेमा हॉल है, या फिर किसी तरह का गोडाउन है कोई, एटसेट्रा। ये सब भी बिल्डिंग के अंडर आते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये मत समझिए, कतई मत समझिए कि यहाँ पर सिर्फ हम रेजिडेंशियल हाउसेस की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चे। कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो आपने रेंट पर दे रखी है या फिर नहीं भी दे रखी लेकिन आपकी है, चाहे वो घर के लिए इस्तेमाल हो रही हो, चाहे वो कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही हो, वो सब यहाँ पर आ जाएगा। मेरे पास एक बहुत बड़ा शोरूम था और मैंने उस शोरूम को रेंट पर दे दिया। ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है, यहाँ से जो मुझे रेंट आ रहा है वो कहाँ पर टैक्स लगेगा उसका? यहाँ पर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। मेरे पास एक गोडाउन था, उस गोडाउन को मैंने किराए पर चढ़ा दिया, वहां से मुझे किराया आ रहा है, कहाँ टैक्स पे करूंगी मैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। मेरे पास एक घर है और उस घर में मैंने ऑफिस खोलने की परमिशन दे रखी है, ये एक तरह से ऑफिस बिल्डिंग बन गई। इसके ऊपर कहां पर टैक्स पे करूंगी मैं? इनकम फ्रॉम द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। सो बिल्डिंग में ये सब कुछ भी आता है, सिर्फ घर नहीं आते, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी आती हैं। सो ये दो चीजें हैं यहाँ पर कि अगर अकेला लैंड है, अकेले लैंड से कोई इनकम आ रही है, वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होती। लैंड के साथ बिल्डिंग भी होनी चाहिए तो ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल रहेगा। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। एंड अनदर पॉइंट इज, बिल्डिंग में क्या सब आएगा? ना सिर्फ रेजिडेंशियल हाउसेस आते हैं बल्कि कमर्शियल बिल्डिंग्स भी इस हेड के अंडर आ जाती हैं। ये तो हो गई आपकी पहली कंडीशन की बात। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त क्या है? द एसएससी मस्ट बी द ओनर। द एसएससी must be the owner of the property। मालिक होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए। इसमें आइए एक एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। ये ओनर है, मालिक है प्रॉपर्टी का, और इस मालिक ने अपनी जो बिल्डिंग है उसको किराएदार को दे रखा है, अपनी बिल्डिंग को एक टेनेंट को दे रखा है। टेनेंट कौन होता है? किराएदार। और इस किराएदार ने क्या किया? ये किराएदार ने उस बिल्डिंग को सबलेट कर दिया, आगे किसी और को दे दिया, आगे किसी और को किराए पर दे दिया। किसी और को किराए पर दे दिया, ऐसा किया उसने। सबलेटिंग का मतलब ये होता है
खुद किराए पर लेकर आगे किसी और को किराए पर दे देना, दैट इज सबलेटिंग। ठीक है जी। अब यहां से ये जो व्यक्ति है, ये इसको किराया कितना पे कर रहा है, ₹10,000। और ये आगे इसको कितना पे कर रहा है, ₹15,000। ये इसने इससे किराए पर लिया है 15,000 पर, और इसने आगे किराए पर चढ़ा दिया है 10,000 पर। ये जो 15,000 इसके लिए है, क्या ये इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? हाँ जी आएगा। क्यों? क्योंकि ये इस बिल्डिंग का मालिक है। मोनिका नितिश सेज यस। जी एब्सोल्युटली। लेकिन ये जो 10,000 है, क्या इस किराएदार के लिए इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आएगा? दिस विल नॉट कम अंडर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये चला जाएगा अदर सोर्सेज में। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इनकम तो ये भी इसकी है, टेनेंट की 10,000 रुपए। इसके ऊपर टैक्स तो इसको पे करना ही पड़ेगा। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि टैक्स ये हाउस प्रॉपर्टी के अंडर पे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये मालिक नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट द ओनर। इसीलिए ये जो 10,000 का किराया इसको मिल रहा है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का मालिक नहीं। तो मालिक होना जरूरी है। ठीक है जी। सो मालिक में क्या क्या आएगा? ओनरशिप, वी कॉल दिस मालिकाना हक। ओनरशिप, ओनरशिप में डीम्ड ओनरशिप भी आती है। ओनरशिप में डीम्ड ओनरशिप भी आती है। मैम ये डीम्ड ओनरशिप क्या होता है? आप मालिक हैं नहीं, आप कानूनी तौर पर मालिक हैं नहीं, लेकिन आपको मालिक माना जा रहा है। डीम्ड ओनरशिप का मतलब क्या हुआ कि आप कानूनी तौर पर मालिक नहीं हैं, लेकिन आपको मालिक माना जाएगा। ऐसे कौन से केसेस हैं मैम? ऐसे केसेस हैं अंडर सेक्शन 27। सेक्शन 27 बात करता है डीम्ड ओनरशिप की, जहां पर आप मालिक हैं नहीं लेकिन आपको मालिक माना जाता है। ऐसे 6 केसेस हैं। देयर आर 6 केसेस। ऐसे कौन से केसेस हैं? आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, डीम्ड ओनरशिप का फर्स्ट केस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पाउस, टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड। आपने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अपनी पत्नी को या फिर अपने पति को, ट्रांसफर कर दी, या फिर अपने नाबालिग बच्चे को ट्रांसफर कर दी। हाँ जी, देखें ये हस्बैंड है, हस्बैंड ने प्रॉपर्टी वाइफ को ट्रांसफर कर दी, हस्बैंड ने प्रॉपर्टी वाइफ को ट्रांसफर कर दी, या फिर अपने नाबालिग बच्चे को, माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दी, या फिर वाइफ ने अपने नाम पे जो प्रॉपर्टी थी वो हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर दी, या फिर नाबालिग बच्चे को ट्रांसफर कर दी,
यहाँ पर हस्बैंड या फिर वाइफ, जो भी केस है, दोनों केस अलग अलग हैं, इनको माना जाएगा डीम्ड ओनर। दे आर डीम्ड ओनर। ओनर है नहीं, देखो प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो चुकी है। इस केस में प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पर है तो वाइफ मालिक है। इस केस में प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम पर है तो हस्बैंड मालिक है प्रॉपर्टी का, या फिर माइनर चाइल्ड मालिक है प्रॉपर्टी का। लेकिन माना क्या जाएगा कि ओनर कौन है, हस्बैंड या फिर वाइफ। असली ओनर्स तो ये हैं, कानूनी ओनर्स, लीगल ओनर्स तो ये हैं। लेकिन ओनर माना किसे जाएगा, हस्बैंड या वाइफ को माना जाएगा। और जो भी इस प्रॉपर्टी से इनकम आएगी वो कहाँ, किसके लिए टैक्सेबल होगी, इसके लिए टैक्सेबल होगी। इसे एसएससी माना जाएगा। जो भी रेंट आएगा, जो भी प्रॉपर्टी से रेंट आएगा will be taxable in the hands of deemed owner। इसके हाथों में टैक्स लगेगा, किसके हाथों में, इसके हाथों में टैक्स लगेगा, इसके हाथों में टैक्स नहीं लगेगा। ये है आपका फर्स्ट केस, जहां पर आप कानूनी तौर पर मालिक नहीं होते हैं लेकिन आपको मालिक माना जाता है। फर्स्ट केस इज प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं यदि आप स्पाउस या माइनर चाइल्ड को, तो आप ही को डीम्ड ओनर माना जाएगा, आप ही की इनकम में ऐड होगा ये। सेकेंड केस, दूसरा केस डीम्ड ओनरशिप का क्या है, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट। होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, 3 प्रॉपर्टीज हैं। और ये प्रॉपर्टीज किसके नाम पर हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पर, एचयूएफ के नाम पर है। तो अकॉर्डिंगली इन प्रॉपर्टी का लीगल मालिक कौन है, लीगल ओनर कौन है, एचयूएफ है। इसे कहते हैं इम्पार्टिबल एस्टेट। जितनी भी प्रॉपर्टीज एचयूएफ के नाम पर होती हैं इन्हें कहा जाता है इम्पार्टिबल एस्टेट। ठीक है जी। अब इसका लीगल ओनर कौन है, एचयूएफ है। लेकिन यहां पर डीम्ड ओनर किसको माना जाएगा, जो फैमिली का एचयूएफ का हेड है। हेड ऑफ एचयूएफ कौन होता है, एचयूएफ का हेड, कर्ता। हाँ जी नितिश, राइट। हेड ऑफ द फैमिली दैट इज कर्ता। कर्ता को डीम्ड ओनर माना जाएगा। और कर्ता की इनकम में यहां से जो भी तीनों प्रॉपर्टीज में से जो भी इनकम आएगी वो किसकी इनकम में जाकर ऐड होगी, कर्ता की इनकम में जाकर ऐड होगी। कर्ता विल बी द डीम्ड ओनर। कानूनी तौर पर मालिक एचयूएफ है लेकिन मालिक माना किसे जाएगा, मालिक माना जाएगा कर्ता को। दिस इज द सेकेंड केस, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट। थर्ड केस इज member of a cooperative society। member of a cooperative society क्या है, member of the cooperative society? आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखी है, फ्लैट्स देखे हैं आपने? ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मान लीजिए GH31 कोऑपरेटिव सोसाइटी है, GH31। और यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, फ्लैट 4, फ्लैट 5, फ्लैट 6। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे फ्लैट्स हैं। फ्लैट 1 है मिस्टर ए के पास, फ्लैट 2 है मिस्टर बी के पास, फ्लैट 3 है सी के पास,
डी के पास ई एफ, इनके पास है, ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं विद देयर फैमिलीज। लेकिन ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई किसने है? ये पूरी की पूरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है 6 फ्लैट्स वाली, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है एबीसी लिमिटेड ने। एबीसी लिमिटेड ने बनाई है। तो ये एबीसी लिमिटेड जो है ये इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का लीगल ओनर है। लीगल ओनर कौन है, कानूनी मालिक कौन है जिसने ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है? एबीसी लिमिटेड, इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है। और ये जो मिस्टर ए बी सी डी ई एफ है, ये सब पता है क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? ये इनको आप मेंबर्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं जिन्होंने फ्लैट्स ले रखे हैं। कानूनी मालिक कौन है? एबीसी लिमिटेड। अब ये देखिए, मिस्टर ए ने फ्लैट 1 ले लिया, इसके नाम पर है फ्लैट ए, फ्लैट 1 मिस्टर ए के नाम पर है। और मिस्टर ए ने क्या किया? फ्लैट 1 को आगे रेंट पर दे दिया, रेंट पर दे दिया। अब मुझे ये बताएं कि ये जो रेंट आ रहा है ये मिस्टर ए की इनकम में जाएगा या फिर एबीसी लिमिटेड की इनकम में जाएगा? किसकी इनकम में जाएगा ये? नितिश, एबीसी लिमिटेड, दीपिका, ए, नितिश, चेक योर आंसर। एबीसी लिमिटेड इज द लीगल ओनर, ये लीगल ओनर है। लेकिन ये जो मेंबर्स हैं जिन्होंने ये फ्लैट्स खरीद लिए हैं ये डीम्ड ओनर्स हैं बेटा। दीज आर द डीम्ड ओनर्स। इन ओनर्स इनको माना जाएगा, ओनर्स इनको माना जाएगा। और यहाँ फ्लैट 1 से जो भी रेंट आएगा वो किसकी इनकम में टैक्सेबल होगा? मिस्टर ए की इनकम में टैक्सेबल होगा, क्योंकि मिस्टर ए जो है वो डीम्ड ओनर है। सो फ्लैट 1 से जो रेंट आएगा that will be taxable in the hands of Mr. A and not ABC Limited. ABC Limited के hands में taxable नहीं होगा, that will be taxable under the in the hands of Mr. A, क्योंकि Mr. A को मालिक माना जा रहा है, डीम्ड ओनर है ये according to section 27. Then comes your fourth case. फोर्थ केस क्या है यहाँ पर? पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, जिसके कब्जे में प्रॉपर्टी है, जिसके कब्जे में प्रॉपर्टी है। अब भाई कब्जा क्या है? ये देखिए, ये है मिस्टर ए और मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है टू मिस्टर बी अंडर पावर ऑफ अटॉर्नी, अंडर पावर ऑफ अटॉर्नी। व्हाट इज पावर ऑफ अटॉर्नी? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अधिकार दे दिया है कि वो प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकता है। दिस इज सेलर, दिस इज बायर, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी को पावर ऑफ अटॉर्नी के अंडर ट्रांसफर कर दिया है मिस्टर ए ने मिस्टर बी को। यहाँ पर असली मालिक कौन है? असली मालिक है लीगल ओनर, ये है, क्योंकि प्रॉपर्टी बी के नाम पर नहीं हुई है। प्रॉपर्टी बी के पास है जरूर, प्रॉपर्टी का कब्जा बी के पास जरूर है, लेकिन प्रॉपर्टी अभी भी किसके नाम पर है? मिस्टर ए के नाम पर है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी मिस्टर बी को दे दी है, सो यहाँ पर मिस्टर बी को माना जाएगा डीम्ड ओनर। और इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी। ठीक है जी, दिस इज द फोर्थ केस। देन कम्स द फिफ्थ केस, दैट इज लॉन्ग टर्म लीज।
लॉन्ग टर्म लीज। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास बिल्डिंग है, आप उसको लंबे रेंट पर दे देते हैं, लंबे टाइम के लिए, मान लीजिए मोर देन 12 years, 12 साल से, 12 साल या 12 साल से ज्यादा टाइम के लिए आप उस बिल्डिंग को रेंट पर दे देते हैं, लीज पर दे देते हैं। ये है मिस्टर ए, अगेन दिस इज मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी थी, बिल्डिंग थी, वो लीज पर दे दी, लॉन्ग टर्म लीज पर, 14 साल के लिए दे दी, 12 साल से ज्यादा के लिए दे दी। सिंस 12 साल से ज्यादा के लिए दे दी, इसको लॉन्ग टर्म लीज माना जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी नाम किसके है, लीगल ओनर ये है, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म लीज की बात है तो यहाँ पर इसे डीम्ड ओनर माना जाएगा, और इस प्रॉपर्टी से कुछ भी इनकम जो आएगी दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी। दिस इज द फिफ्थ केस, एंड देन इज योर लास्ट केस, सिक्स्थ केस। सिक्स्थ केस है आपका डिस्प्यूटेड ओनरशिप का, डिस्प्यूटेड ओनरशिप। प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, आपकी कोई और क्लास तो नहीं है इसके बाद? डू यू हैव एनी अदर क्लास, एनी अदर टीचर वेटिंग फॉर यू? नो, so we can extend this lecture. I just need 5 to 10 minutes more and then this class will be over. Okay. Disputed ownership. What is disputed ownership? कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रॉपर्टी को लेकर ना झगड़ा चल रहा होता है बच्चे। What is dispute? डिस्प्यूट का मतलब है झगड़ा, झगड़ा चल रहा होता है, ये प्रॉपर्टी तेरी है या मेरी है या किसकी है, डिस्प्यूट चल रहा होता है। तो वहां पर देखें कि क्या रहेगा, मिस्टर ए और मिस्टर बी में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है किसी प्रॉपर्टी को लेकर। तो वहां, और जो मिस्टर ए है इसके नाम पर है प्रॉपर्टी, लीगल ओनर ये है, लीगल ओनर ये है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है उसकी पोजेशन इसके पास है, प्रॉपर्टी का जो कब्जा है वो मिस्टर बी के पास है। अब मिस्टर ए कह रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है, मिस्टर बी कह रहा है कि इसका कब्जा मेरे पास है, तो ये प्रॉपर्टी मेरी है। कब्जा भी इसके पास है एंड रेंट भी इसी के पास आ रहा है, रेंट भी इसी के पास। ठीक है जी, दोनों चीजें इसी के पास आ रही हैं और कोर्ट में केस चल रहा है कि मिस्टर ए ओनर है या मिस्टर बी ओनर है। तो ये जो झगड़े का टाइम पीरियड है, झगड़े के दौरान किसे ओनर माना जाएगा, इसे ओनर माना जाएगा बेटा, डीम्ड ओनर इसे माना जाएगा। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक मिस्टर बी को ओनर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि पोजेशन भी इसके पास है और रेंटल इनकम भी इसके पास आ रही है। सो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक डीम्ड ओनर किसको माना जाएगा, मिस्टर बी को माना जाएगा। सो लेट्स रिवाइज दिस सेक्शन 27। तो मैंने आपको क्या बोला, सेकंड कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि जिस एसएससी की हम बात कर रहे हैं वो ओनर होना चाहिए, ओनर होना चाहिए वो प्रॉपर्टी का। दिस इज सेकंड कंडीशन। अब ओनर किस किस को माना जाता है, ओनर के ओनर में डीम्ड ओनरशिप भी आती है। और डीम्ड ओनर कौन होता है? जो व्यक्ति कानूनी तौर पर मालिक है नहीं लेकिन उसको मालिक माना जाता है। ऐसे केसेस हैं सेक्शन 27 में और 6 केसेस हैं। फर्स्ट क्या है, जहां पर हस्बैंड या वाइफ अपनी प्रॉपर्टी को वाइफ या हस्बैंड या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर देते हैं, वहां पर लीगल ओनर्स तो ट्रांसफर ही होता है, लेकिन ट्रांसफरर को, इसको ट्रांसफरर कहते हैं, लेकिन ट्रांसफरर को डीम्ड ओनर माना जाता है और जो भी रेंटल इनकम आएगी वो इसकी इनकम में टैक्सेबल होगी। सेकंड केस है होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट, जहां पर एचयूएफ लीगल ओनर है लेकिन माना किसे जाएगा, कर्ता को।
कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में जो मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, ये इनको डीम्ड ओनर माना जाता है और जो भी इनकम आएगी वो इनकी इनकम में टैक्सेबल होगी, ना कि एबीसी लिमिटेड की इनकम में। फोर्थ केस, पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आप जो बिल्डिंग है वो दूसरे को सेल कर रहे हैं, वहां पर जिसके नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी है दैट विल बी द डीम्ड ओनर, जबकि लीगल ओनर कौन है? मिस्टर ए। लेकिन डीम्ड ओनर के पास टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म लीज का केस है नेक्स्ट, जहां पर आप अपनी बिल्डिंग को रेंट पर दे देते हैं 12 साल से अधिक के लिए या 12 साल के लिए, तो ऐसे में जो लीज होल्डर है जिसको प्रॉपर्टी लीज पर दी गई है दैट विल बी द डीम्ड ओनर। एंड लास्ट केस इज डिस्प्यूटेड ओनरशिप, जिसके पास प्रॉपर्टी का कब्जा होगा या जिसके पास रेंट आ रहा है वो डीम्ड ओनर माना जाएगा और उसके हैंड्स में टैक्स लगेगा। दिस इज द सेकंड कंडीशन। अब हमारे पास एक थर्ड कंडीशन बची है, और वो थर्ड कंडीशन क्या है? तीसरी शर्त, द प्रॉपर्टी should not be used for own business or profession। एसएससी वो उस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस या अपने प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। यदि कर रहा है तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं रहेगा। देखिए, मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपनी बिल्डिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। ऑफिस खोला हुआ है यहाँ पर, उसने अपना ऑफिस खोल रखा है यहाँ पर। तो क्या इस बिल्डिंग से जो भी इनकम हो रही है, क्या वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आएगी? नहीं, क्योंकि एसएससी अपने बिजनेस के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है। जब अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन दूसरा केस, मिस्टर ए ने बिल्डिंग दे दी है मिस्टर बी को, और मिस्टर बी ने अपना ऑफिस खोल रखा है यहाँ पर, मिस्टर बीज ऑफिस, अपना ऑफिस खोल रखा है, और मिस्टर ए को यहाँ से रेंट आ रहा है ₹20,000। क्या ये टैक्सेबल रहेगा? क्या ये अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल रहेगा? यस। मोनिका, बच्चे आपको डाउट था इस पॉइंट में? दिस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना, जिसको आपने दिया है किराए पर वो इंसान अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकता है, लेकिन आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा। मोनिका, एम आई क्लियर टू यू बच्चे? ये था जी आपका इस चैप्टर का बेस। ओके जी, न्यू टॉपिक इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे हम इन द नेक्स्ट सेशन। अब जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई है प्लीज मार्क इन द चैट बॉक्स।